अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज के लिए। अगर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने सियासी गेम्स अपनी लगता है पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे बाद रिज्यूम की हैं। चाहे वो गैस पाइपलाइन हो आपकी या फिर पाकिस्तान की शट अप कॉल हो उनको। दूसरी तरफ इमरान खान को लेके जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसी ट्विस्ट की है अमेरिका ने, बहुत इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स है ये, उसको डिस्कस करेंगे। इमरान खान की तरफ के ऊपर जो है अदालत की तरफ से सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है एक नए मामले में, उनके लिए मसाइल में इजाफा हो गया है। सारी चीज़ को एड्रेस करेंगे। अफगान तालिबान खुल के सामने आ गए हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी को लेकर। पहले सिर्फ एक्यूजेशंस तक ये मामला रुका हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। मरीम नवाज को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। काजी फायज़ ईसा की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त और उनके इल्ज़ामात को और उन जजेस को भी झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। उनका कहना है कि ये सारी चीज़ जो है सिर्फ इसकी कोई बेस नहीं है और ये झूठ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ बातें, लेकिन उस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से पिछले चंद एक सालों में पॉलिटिकल गेम्स की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं देखने में आई हैं, लेकिन लगता है अभी उनको ज़रूरत महसूस हुई है और अब पाकिस्तान के साथ कुछ सियासी मामलात की हैंडलिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो सैंक्शंस लगाए जाते हैं आपके ऊपर 4 कंपनीज़ को बैन करके, 3 चाइनीज़, 1 बेलारूस की, जिसको लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि अमेरिका पहले भी शक की बुनियाद पर इस तरीके से हमारे साथ मामलात कर चुका है और फिर से कर रहा है। ऐसी जो है ये इक़दाम हमारे साथ अनफेयर है। उसके बाद जी आपके मुल्क में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो है वो दौरा करते हैं, जिस पर यूएसए के फियर्स और कंसर्न्स थे। अब गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा बहुत अरसे से पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा और यूएसए ने अभी भी, सिर्फ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो वोकल होके बात कर रहे हैं कि हम डिसरप्ट करते रहेंगे इस मामले को क्योंकि वी डोंट वांट कि ये चीज़ जो है सक्सेसफुल हो और आपके जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस ईरान और पाकिस्तान के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो है वो रिज्यूम हो सकें या नए बन सकें। इसको लेकर मलिहा लोधी का बयान हो या शेर अफजल मरवत हो और इवन हुकूमती जो नैरेटिव है ख्वाजा आसिफ है, उनका यही मिजाज है कि जी अगर ईरान से यूएसए के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो दैट डज नॉट कंसर्न पाकिस्तान, ये हमारा हेडेक नहीं है, ये आपके अपने खुद के मामलात हैं। हमारा नेबर है, अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, गैस पाइपलाइन का मंसूबा हम फाइनली पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएसए ये पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। ये पाकिस्तान इस स्टांस लेके बैठा हुआ यूएसए के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेरा ख्याल है साइड है इस वक्त। और इस सारे माहौल के बाद जब आपको नज़र आए कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे हैं, दो जो है डिसएग्रीमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में चल रहे हैं। पहला सैंक्शंस को लेके 4 कंपनियों के, जिसको लेके पाकिस्तान डिसएग्री कर रहा है, ठीक है जी, कि जी हम इस यूएसए डिसएग्री कर रहा है, पाकिस्तान डिसएग्री कर रहा है कि जी हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते, हमने शक की बुनियाद पे डाले हैं। दूसरा आपका गैस पाइपलाइन का मंसूबा, जिसको लेके फिर से पाकिस्तान जो है वो डिसएग्री करता है कि आपको पसंद है ईरान, नहीं पसंद है, हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमारे मुल्क से गैस ख़त्म हो गई है, हमारी लोड शेडिंग कंट्रोल से बाहर है, तो हम तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे माहौल में जब ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिकल गेम्स की, तो वो आती है जी इमरान खान के साथ, क्योंकि अच्छी बुरी बात, अच्छे हैं बुरे हैं जी, करप्ट लीडर है, जिस भी तरीके से आप इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन सियासत में पाकिस्तान की वो एक बैकबोन के तौर पर मौजूद है, इस वक्त पल्स है, ठीक है जी। वो आप उनको टच करें, आप प्रोटेस्ट निकलवा लें, आप जो है वो डिसरप्ट क्रिएट कर दें, मुल्क के अंदर बहुत से मामला हो सकते हैं। उनकी जमात पीटीआई मेजोरिटी के साथ जीती है, अपोजिशन में बैठी है और उनका लीडर जेल के अंदर बैठा है, तो आप अंडरस्टैंड करें। और अमेरिका को बहुत वक्त से पीटीआई पोक करती रही है कि जी हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं, हमारे लीडर को जान का भी खतरा है, जेल के अंदर कारकुनों के साथ भी बहुत बुरा सलूक हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो डू समथिंग। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज होती हैं, जो स्टेबल इकोनॉमीज़ होती हैं, ऐसे ममालिक को उनके मफाद की बात आपको 10 दफ़ा नहीं बतानी पड़ती। अगर उन्हें लगेगा कि जी यहाँ पे हमारा फ़ायदा है तो एक दफ़ा भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस मुल्क ने ख़ास तौर पे, अगर वो अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, तो उसने वो आपके कहने से पहले ही मामला सॉल्व कर देना है, सही है। अगर वो नहीं 10 दफ़ा क्या, पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन स्टिल अमेरिका ने उस हद तक की हेल्प पीटीआई की नहीं की है सो फार। तो आपको नज़र आ जाना चाहिए कि उनके मफाद में ऐसे अच्छे मामलात नहीं थे, बल्कि उन्होंने पीडीएम की इस गवर्नमेंट को वेलकम किया था। तो जी अब लेकिन जब गवर्नमेंट से पीडीएम की आपके इख्तलाफात शुरू होंगे,
तब इमरान खान की तरफ वो आएंगे, और वो इमरान खान की तरफ इस तरीके से आते हैं कि सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शुमा हैं, उनकी तरफ से बयान आता है प्राइवेट में पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि डोंट किल इमरान खान इन प्रिजन, इमरान खान को जेल के अंदर कत्ल मत कर दें। डोनाल्ड लू की भी कांग्रेस के साथ जब हियरिंग थी, उसमें भी एक जो है कांग्रेसमैन की तरफ से कहा गया था कि एटलीस्ट वी वांट इमरान खान टू लिव, हम चाहते हैं इमरान खान जिंदा रहे ताकि अपनी कहानी अपने मुंह से सुना सके वो हमें। ठीक है जी। अब आउट ऑफ नोवेयर आप इस तरीके से अमेरिका का बयान सुन रहे हैं कि पीटीआई ने कोई इस वक्त जो है वो कंसर्न्स बड़े अरसे से वो दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका अचानक से उठ के फिर से कहता है कि जी इमरान खान को कत्ल मत कर देना। यानी कि आप दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। हुकूमत और जो इमरान खान के मामला हैं, शहबाज शरीफ, नून लीग, पीडीएम और इमरान खान की जिस तरीके का आपस में ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो अमेरिका ने इस वक्त गवर्नमेंट को एक साइड पे ये भी शो कर दिया है कि इमरान खान मौजूद है, अगर हम इसकी हेल्प पे आए, ठीक है, जिस तरह हमसे हमें पीटीआई चाह रही है कि हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करें, और इस साइड पे अगर हम चले जाते हैं और इमरान खान को अगर हम फाइनली जेल से बाहर निकाल लेते हैं, फिर तो हेल इन द सेल वाला माहौल बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। फिर आप होंगे, ये जो शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह हैं, और फिर इमरान खान साहब होंगे, फिर आप जाने, हमारा तो हेडेक कोई नहीं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आप उनकी औकात याद करवा दें कि हमने आपके ऊपर ब्लाइंड आई की हुई है, आपकी करप्शन के ऊपर और आपके इलेक्शन में जो रिगिंग किया उसको लेके, और आपके अपोजिशन लीडर को, इतने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर को हमने जेल में मेक श्योर किया हुआ है कि वो वहीं पे बंद रहे, लेकिन वो बाहर भी आ सकता है। ठीक है, एक साइड तो ये हो जाती है, और वही बात अभी मैंने आपको कही है कि गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, यूएसए की 2 मेजर डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, सैंक्शंस को लेके और गैस पाइपलाइन को लेके, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को लेके। अब इस सारे में अगर वो इमरान खान को इन्वॉल्व करेंगे और इमरान खान को बाहर निकालने की साइड पे आएंगे, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है और वो गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती। ये मामला है। दूसरी जो इसकी आप निकाल सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो कुछ बहुत प्लेजेंट नहीं है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल में बंद किया गया था और उनको फांसी देने की बातें हो रही थी, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई थी। तो आई एम श्योर जो भुट्टो साहब के सपोर्टर होंगे वो बहुत खुश हुए होंगे कि जी इंटरनेशनल हेल्प आ गई है। इस हद तक वो हेल्प हुई थी कि तुर्की ने जो है गवर्नमेंट को, ज़ियाउल हक साहब को कहा था कि हम आपको गारंटी देते हैं 10 साल के लिए भुट्टो सियासत से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, आप बस इस बंदे को जिंदा रहने दें, डोंट किल हिम। लेकिन वही बात जो उस वक्त हो रही थी कि बंदे 2 हैं और कबर एक, एंड पर उनका फेट यही होता है कि उनको जो है वो मौलवी मुश्ताक और ज़ियाउल हक के रूल में फांसी दे दी जाती है। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से वही पॉलिटिक्स के अंदर ब्लैक वाइट होता है, वाइट ब्लैक होता है, तो अगर कोई हाँ कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब यस ही समझें आप, वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल लिहाज से ट्विस्टेड मामला समझें। तो इमरान खान को इतनी हेल्प की बात हो, 2 दफ़ा जो है अमेरिका कह चुका है कि इसको मार ना दें, डोंट किल हिम इन प्रिजन, तो आप इसको एज इट इज़ मत लें। ठीक है जी, ये जो है एक सिर्फ हाइपोथेसिस के तौर पे बात है, इसमें ज़्यादा जो सच वो पॉलिटिकल ही गेम लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कशीदगी यूएस गवर्नमेंट की इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। पीडीएम गवर्नमेंट मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल इमरान खान के साथ मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उनको लेके गवर्नमेंट अदालत से भी बहुत एक बड़ा ऑर्डर आ गया है। अदालत ने इमरान खान को दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा है कि मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स को टारगेट करते हैं वो पब्लिश ना करे। यानी इमरान खान अगर वो ऐसी कोई बात बोल भी देते हैं तो मीडिया को रोक दिया गया है कि आपने ऐसी चीज़ इमरान खान के मुंह से निकली भी पब्लिश नहीं करनी। पहले तो वो इमरान खान का नाम ही पब्लिश नहीं करते, ठीक है, हर जगह पे आप पढ़ेंगे जी बानी पीटीआई, सिर्फ इससे आगे कुछ नहीं। और अब जो है उनके बयानात को भी मीडिया पब्लिश नहीं करेगा अगर वो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते हैं। अदालत ने कहा कि इल्ज़ाम है बानी पीटीआई ने रियासती इदारों की काबिले इज्जत शख्सियत के खिलाफ सियासी इश्तियाल अंगेज मुतासबाना बयानात दिए हैं। अदलिया पाक आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। एहतसाब अदालत ने कहा कि ऐसे बयानात इंसाफ की फरहमी के अमल में भी हैं, रुकावट का सबब बनते हैं। अदालत ने कहा कोर्ट डिकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया है कि जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें। अदालत ने कहा रियासती इदारों उनके ऑफिशियल्स पर इशारे से भी मुल्जिमान सियासी इश्तियाल अंगेज बयानात नहीं देंगे। एहतसाब अदालत ने हदायत की है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्रवाई की हद तक महदूद रखेगा।
یعنی کہ جس بھی جو ہے وہ کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹ ہے میڈیا اس سے آگے کچھ نہیں دے گا. پہلے عمران خان کو جس طریقے سے والز لگائی گئی تھی, گلاس وال لگا دی ہے ان کے میٹنگ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں, تب جب آپ عدالت میں کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی 9 فیٹ تک جو ہے نا ووڈن والز لگا دی گئی ہیں, نہ میڈیا کو نظر آتا ہے نہ آواز آتی ہے. تو عمران خان نے جب پہلے اس چیز کو ایڈریس کیا تھا تب عدالت کا یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ان سارے چیزوں کو اب نارمل کر دیں جی, یہ والز اور یہ جس طرح سے بھی آپ نے معاملات کیے ہیں ہٹا دیں, میڈیا کو بھی بات سننے دینی چاہیے, ان کو بھی آواز پہنچنی چاہیے. عمران خان کو جب اس وقت کہا گیا تھا کہ میڈیا سے بات چیت نہ کریں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ میرے خلاف میرے بارے میں اتنی الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں, ان کی کلیریفیکیشن ضروری ہو جاتی ہے. تب عدالت اوکے تھی. اب عدالت نے یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ ہر طرح کی رکاوٹ ہٹا دیں, عمران خان جو بولتے ہیں بول لیں, ہم جو ہے نا میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کہ میڈیا جو ہے وہ اب کوئی بات عمران خان کی اگر وہ کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ باہر نہیں پہنچائے گا. اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے متعلق کی بات چیت کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے ہیں, جب بشرا بی بی سب سے پہلے بہت ایموشنل ہو کے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو ٹارگیٹ کیا تھا, اس کے بعد عمران خان نے بول کر پھر ٹویٹ کر کے کہ اٹ از ہم, اٹس جنرل عاصم منیر, پوری دنیا دیکھ لے کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ذمہ دار ہے, میرے بیوی کو انوالو کرنے والا بندہ یہ ہے, مجھ پہ کیسز ڈالنے والا لندن پلان والا بندہ اٹ از ہم, نام لے کے جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کی تھی. بالکل ہولڈ بیک عمران خان نے نہیں کیا تھا. اس سے پہلے وہ بشرا بی بی کو روک رہے تھے کہ اس طرح سے بات مت کریں, لیکن اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان نے بات کی تھی اس کے کانسیکوینسز اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ والز لگا کے روکنے کی کوشش کی, میڈیا نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس کے اوپر بات چیت بہت ہوئی, جو عمران خان کو بھی روک دیا گیا ہے. اور اگر عمران خان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھی جاتی ہے تو میڈیا کو روک دیا گیا کہ آپ فلٹر آؤٹ کر دیں, اگر عمران خان فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے تو. خیر یہ اس وقت معاملات عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ابھی تک آپ کو جتنا بھی ہیپننگ قسم کی اسٹیٹمنٹس جیل سے آ جایا کرتی تھیں سب اب آپ کو اس طرح کا کچھ بھی موصول نہیں ہوگا. جہاں تک 6 ججز کے لیٹر کی بات ہے تو اس کو لے کر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس معاملہ چل رہا ہے, فل کورٹ کی بھی درخواست تھی اور وہ ایک سارا معاملہ ہوا. لیکن ابھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تب سے کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی. اگر کوئی مداخلت ہوئی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کیا گیا. کراچی میں سندھ بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. مداخلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے رپورٹ کیے وہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں. سندھ بلوچستان پہلے ایک ہی ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی. یہ میرا اس بار روم کا پہلا وزٹ ہے. میں جب اپنے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا یہ بار روم نہیں ہوتا تھا. سندھ ہائی کورٹ سے میری یادیں وابستہ ہیں جو کہ تاریخی عمارت ہے. تو اس بات چیت میں ایک تو بات جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی ہے وہ خود کو کلیئر کیا ہے کہ جب سے میں بنا ہوں تب سے تو مجھے کوئی جو ہے نا معاملہ نہیں ہوا غلط, کوئی انوالومنٹ نہیں ہوئی, کسی بھی جج کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ مداخلت نہیں کی گئی, ٹوسٹ نہیں کیا گیا, پریشر نہیں ڈالا گیا جب سے میں آیا ہوں. اور اگر 6 ججز نے اپنے لیٹر میں الزامات کا ذکر کیا بھی ہے, جو بھی معاملات ذکر کیے ہیں تو وہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں, تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی کہ خود کو کلیئر کر دیں ساتھ ساتھ کہ مجھے اس ساری چیز میں انوالو نہ کریں. 6 ججز نے جو بھی بات کی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. میرے سے پہلے والے چیف جسٹس کو اس کے لیے اگر آپ نے اسکروٹنی کرنی ہے تو اس سے پوچھا جا کے کہ اس نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے, اور یا تو رپورٹ بھی نہیں کی گئی میرے ہوتے ہوئے, کسی جج نے مداخلت رپورٹ بھی نہیں کی, اگر ہوئی بھی ہے تو اچھی بات ہے جی. اس طریقے سے آپ سو فار تو کریڈیبلٹی کو ہی پوائنٹ کر رہے ہیں. ایک طرف چیف جسٹس نے یہ ایک علم اٹھایا ہوا ہے کہ عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, عدلیہ کو ایک پریسٹیجیس قسم کا انسٹیٹیوشن ہی شو کروانا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے. حالانکہ یہ ساری چیز ہر ایک کو نظر آتی ہے جی کہ جو عدلیہ کا رول رہتا ہے اور رہا ہے اور ان کے اپنے خود کے دور میں رہا ہے وہ سب نے دیکھا ہے. لیکن خیر ایک طرف یہ جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. مریم نواز کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے جی پنجاب پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب جو ہے اس میں شرکت کی, جس میں انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی. اس کی جو تصویریں لی گئیں, جو ویڈیوز بنائی گئیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں, سب لوگوں تک پہنچتی ہے, اور ہر بندے نے اس کو ویلکم نہیں کیا بلکہ موسٹ آف دا پیپل ڈڈ ناٹ ویلکم اٹ. زیادہ تر کی طرف سے تنقید ہی آئی ہے.
मरियम नवाज ने का कहना था कि आग से गुजर के जो है ना मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ पंजाब का, बड़े सख्त इम्तिहानात थे, कोई इजी टास्क नहीं था। उमर अयूब का कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस वर्दी में आ गई हैं, क्या हो रहा है। मरियम नवाज को ऑप्टिक्स से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर जो है वो ज़ोर देना चाहिए, यानी कि इनको वैसे भी बहुत ज़्यादा टारगेट इस चीज़ के ऊपर किया जाता है कि ये टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं और अपनी परफॉर्मेंस पे कम ही फोकस करती है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी वीडियोस बनवाने पे और इस तरह की चीज़ों को कम फोकस करना चाहिए। जहाँ टिकटॉक की बात हुई है तो अमेरिका में महज एक हफ्ते के अंदर कौमी सलामती पैकेज को कानून की शक्ल दे दी गई, जिसमें वो बिल भी शामिल है जिसके तहत टिकटॉक पर पाबंदी आयद की जाएगी। पहले ऐवान नुमाइंदगान का कांग्रेस ने 20 अप्रैल और फिर सेनेट ने 24 अप्रैल को टिकटॉक पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दी थी। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस कानून के तहत टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइट डांस को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। बाइट डांस को अमेरिका में टिकटॉक को पाबंदी से बचाने के लिए आइंदा 9 माह तक किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त होगा। अमेरिकी सदर इस मुद्दत पर किसी पेशरफ्त होने पर 12 माह तक बढ़ा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। इसको बेसिकली चाइना के साथ एसोसिएट होने की वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि ये डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, हमारी जो प्राइवेसी है वो इन्वेड हो रही है, तो इस तरीके से हम ऐसी कंपनी को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते। तो उनको ऑप्शंस 2 दी गई हैं, या तो पाबंदी लगा दी जाती है, आपका पूरा जो अमेरिका का कस्टमर है वो गया, या फिर जो बाइट डांस उसको जो है वो आप किसी अमेरिका की किसी कंपनी को जो है ना आप सेल आउट कर दें। ये उनके पास 2 ऑप्शंस अब मौजूद हैं। और अफगान तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था अच्छा खासा कि जी सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और मल्टीपल अटैक्स किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया था। अभी उन्होंने बहुत दफ़ा एड्रेस भी किया अफगान तालिबान को कि आप इस मामले में कुछ करें, इस सारी चीज़ को रोकने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं, आपका लैंड इस्तेमाल हो रहा है, बट अब अफगान तालिबान ने सारी चीज़ को लेके कुछ ख़ास कार्रवाई नहीं की है। मल्टीपल रीजंस हैं, पता नहीं उनको क्या नज़र आता है। उनको शायद ये लगता है कि तहरीक तालिबान को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ऐसा बॉम्ब है जो उनके अगेंस्ट ना फट जाए, क्योंकि एक ज़माने में जब यूएस था, जब अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक हुकूमत हुआ करती थी, तब अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटस कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं था और एक दूसरे को हेल्प आउट किया करते थे। बहरहाल जी, अभी सिक्योरिटी इदारों के हाथों गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इतराफ़ कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने दौरान तफ्तीश बताया कि पशीन में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई थी। हमले के लिए हमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और असला फराहम किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की थी। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह और खालिद वल्द खान मोहम्मद को 23 अप्रैल को पशीन में दौरान ऑपरेशन ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके इस्पन बोलतक का रिहायशी है। दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमारे 2 साथी हलाक हो गए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वालों में टीटीपी, जमातुल हरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के इलाके खोस्त, कन्नड़, नूरिस्तान और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। यानी कि इन दहशतगर्दों को सही सलामत अच्छे तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो अफगान तालिबान ने ले रखी है। अफगान तालिबान कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत है इस टाइम उधर, ठीक है जी, अफगानिस्तान पर वो हुकूमत कर रहे हैं। ये चीज़ बाकी जो चाइना वगैरह और इनके साथ जो इस वक्त ताल्लुकात बना रहे हैं उनको नोटिस में लेकर आनी चाहिए कि ऐसी हुकूमत के साथ वो ताल्लुकात बना रहे हैं जो अपने नेबरिंग कंट्री के साथ डायरेक्टली टेररिज्म में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट एड कर रही है वो वहाँ की दहशतगर्द तंजीमों को। अभी तक तो पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है इस हद तक का सबूत उनके पास मौजूद नहीं था। वो सोफार यही कह रहे थे कि सर जी आप इनको रोकने के लिए इकदाम करें, आपका लैंड इस्तेमाल हो रहा है। अब नज़र आ गया क्लियर तरीके से कि वो तालिबान हुकूमत खुद से ही इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। इन दहशतगर्दों को वो खुद सेफली पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाती है। खैर, अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान ईरान दोनों ने ये प्लेज किया है, कमिट किया है कि जॉइंट फ्रंट बनेंगे, स्ट्रॉन्ग तरीके से अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत की तरफ से आने वाली दहशतगर्दियों को मिल के हैंडल करेंगे। और पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान एम्बेसडर आसिफ दुरानी जो है, उनका कहना था कि पाकिस्तान ने इतना सफ़र इंडिया के साथ
وار میں اور انڈیا کے ساتھ ہونے والے معاملات میں نہیں کیا ہے، جس حد تک کا ڈیمیج پاکستان نے افغان وار اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ان کو بھگتنا پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا ہے کس طریقے سے، افغانستان کے لینڈ جس طریقے سے وہ دہشت گردوں کے استعمال ہو رہا ہے ان کے ہاتھوں، اس کو پاکستان روکے گا، ایران روکے گا، کیا معاملات ہوتے ہیں اس ساری چیز کے اوپر لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ پاکستان کی پالیسی لیکن افغانستان کو لے کے وہ بالکل نو ٹالرنس ہے کہ ہم ٹالرنس نہیں دکھائیں گے، اور ابھی ثبوت بھی آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے ایک بیان کے طور پہ، وہ بھی ایک دہشت گرد کے ہاتھوں جو گرفتار کیا گیا تھا زخمی حالت میں۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے، اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔